हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में एक तरह के चल रहे सामाजिक धार्मिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में किस तरह का राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति थी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक और धार्मिक राजनीतिक परिवेशों में आए हुए बदलाव से किस तरह से नगरीकरण को बल मिला और नगरीकरण ने इन घटनाओं को कैसे तेज किया। साथ ही हम लोग यह भी समझने का प्रयास करेंगे एक तरह का बौद्धिक क्रांति का दौर जिसमें नास्तिकतावादी पंथों, संप्रदायों का प्रचलन और उनसे जुड़े हुए दार्शनिक मतों के लिए कि किस तरह से भारत में सामाजिक माहौल तैयार हुआ था या धार्मिक माहौल तैयार हुआ था, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसी तरह का बौद्धिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में दो बड़े नास्तिक आंदोलनों की भारत में शुरुआत हुई थी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के भारत में प्रचलित होने की पृष्ठभूमि को समझने के लिए इन बातों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अतः आइए हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और यज्ञों से होने वाली समस्याएं जटिल होते जा रही थी। बड़े बड़े यज्ञ आयोजित किए जा रहे थे, तो उन यज्ञों के खिलाफ में बहुत सारे दार्शनिक मत की व्याख्या उपनिषदों के माध्यम से हुई और मंडूक उपनिषद में तो यहाँ तक कहा गया कि यज्ञ टूटी हुई नौका के समान है। यानी समझ सकते हैं कि टूटी हुई नौका जिस तरह से नदी को पार नहीं करा पाती और उसमें सवार यात्रियों को लिए हुए वह नदी में डूब जाती है, उसी तरह से यज्ञ का फल भी निष्फल होता है और उससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, ऐसा उपनिषदों में वर्णित रहा। और हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में वर्णों में काफी कठोरता आ गई थी और ऋग वैदिक काल की तरह वर्णों को बदलना अब उतना आसान नहीं रहा और वर्णों में आई कठोरता जातियों का एक कारण भी बनी, क्योंकि एक ही वर्ण के अंदर में बहुत सारी असमानताएं थी और उन असमानताओं की वजह से धीरे धीरे जातियां बनी। और अब उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में जातियों को बदलना भी संभव नहीं रहा, यानी जातिगत व्यवस्था काफी कठोर हो चुकी थी। अभी भी समाज पर ब्राह्मण और क्षत्रियों का वर्चस्व था, पुरोहित वर्ग हावी था। आप तो देख ही चुके हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो भारी भरकम यज्ञ हो रहे थे उनमें भारी संख्या में पुरोहितों की जरूरत पड़ रही थी। अभी भी राजा अधिकतर क्षत्रिय वर्ग से ही हुआ करते थे और राजा की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। राजा अब ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाने लगा था और पुरोहितों के द्वारा राजा को समर्थन प्राप्त हो रहा था। यद्यपि उपनिषद काल में आप देख सकते हैं कि ब्राह्मणों से भी ऊपर क्षत्रियों की श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया गया है, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर तक आते आते ब्राह्मण पुरोहितों ने राजाओं को सपोर्ट करना शुरू किया और उसके लिए बहुत तरह के स्रोत साहित्यों की रचना हुई। हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण तक आते आते वैदिक साहित्यों की मात्रा और परिमाण इतना अधिक बढ़ गया कि उन्हें अब सीधे सीधे कंठस्थ कर पाना मुश्किल होने लगा। तो ऐसी परिस्थितियों में वैदिक साहित्यों को कई पार्ट में करने की जरूरत महसूस हुई और इसके लिए वैदिक साहित्यों को 6 वेदांगों में बांट दिया गया। एक खास तरह की रचनाएं की गई जिन्हें सूत्र साहित्य बोला जाता है और सूत्र साहित्य 3 प्रकार के होते हैं: धर्मसूत्र, गृहसूत्र और श्रौत सूत्र। श्रौत सूत्रों में धार्मिक विधि विधान की चर्चा की गई होती है। सूत्र में गृहस्थ और यज्ञीय कर्मकांड की व्याख्या की गई होती है। धर्म सूत्र में राजनीति, विधि और व्यवहार से संबंधित विषयों का प्रतिपादन किया गया है।
जाहिर तौर पर उस समय के इतिहास को बताने के लिए शूद्र साहित्य वाले स्रोत जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं। बहुत ही पुरातात्विक स्रोत भी हैं जिनके माध्यम से उस समय के इतिहास की प्रामाणिकता को सिद्ध किया जा सकता है। उत्तर वैदिक काल में हम समझ चुके हैं कि वर्ण तो कठोर हो ही चुकी थी, लेकिन जातियां भी अब कठोर होने लगी थी। यानी अब अंतर जातीय विवाह संभव नहीं रहा, और जो परस्पर भोजन पर प्रतिबंध नहीं था वह भोजन भी अब प्रतिबंधित हो चुका था। मतलब एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण के व्यक्ति के साथ मिल बैठ करके खा नहीं सकता था। साथ ही समाज में शूद्रों की दशा अत्यंत खराब हो चुकी थी। अब एक नया ही वर्ग खड़ा हो चुका था, अस्पृश्यों का वर्ग, यानी जिन्हें छुआ नहीं जा सके। और धर्मसूत्रों से तो पता चलता है कि उनकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। अस्पृश्यों की हालत समाज में कटे हुए वर्ग के तौर पर थी। वहीं पर शूद्रों की हालत भी कोई अच्छी नहीं थी। शूद्र में दो तरह के थे, निर्वसित शूद्र और अनिर्वसित शूद्र। हम लोग देख चुके हैं ऋग वैदिक कालीन जन जो था वो जनपद के रूप में कन्वर्ट हो चुका था, और अब जनपद धीरे धीरे महाजनपद बनने की ओर अग्रसर था। अब धीरे धीरे आर्च गंगा और यमुना के द्वाब से आगे बढ़ करके पूरब की ओर बढ़ते जा रहे थे। गंगा और यमुना की जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई थी जो काफी उपजाऊ थी। इन मैदानी भागों का जलवायु रहने के अनुकूल तो था ही, कृषि के अनुकूल भी था। इसके अलावे छोटा नागपुर आदि जैसी महाद्वीपीय भाग में खनिजों का अकूत भंडार था, जहां से अब लोहे आसानी से प्राप्त किए जा सकते थे, और लोहे से बने हुए कृषि उपकरण कृषि की प्रक्रिया को तेज कर सकते थे, और तकनीकों के विकास करने में लोहे काफी सहायक हुए। इसके अलावे जो वन कटे और उन वनों से प्राप्त लकड़ियों का प्रयोग नौकाएं बनाने में हुई या भवनों को बनाने में हुई, और गंगा और जमुना जैसी नदियां नौकागम्य थी। अब व्यापार पहले की अपेक्षा ज्यादा सरल हुआ। देख सकते हैं कि इस काल तक आते आते निश्चित भार, आकृति और अनुपात वाले आहत सिक्के प्रचलित हो चुके थे, जिससे व्यापार में काफी सहूलियत हुई और व्यापारियों की संपत्ति लगातार बढ़ी। इस तरह से बदली हुई सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में नगरीकरण को बल मिला और भारत में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। देखते ही देखते कई बड़े नगर अस्तित्व में आ गए, और उत्तर वैदिक कालीन पुराने नगर भी फिर से बसे और समृद्ध हुए। है कि उनकी सामाजिक स्थिति जो थी वह ब्राह्मणों और क्षत्रियों के समतुल्य नहीं थी, यानी उन्हें अभी भी वह दर्जा प्राप्त नहीं था जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों को था। इस तरह से यह जो नया प्रभुत्व वर्ग खड़ा हुआ था हिंदुस्तान के अंदर में, वह अपनी समाज में प्रभुता कायम करने के लिए किसी नए मत की तलाश में था। समाज में स्त्रियों की दशा उत्तर वैदिक काल से भी ज्यादा अब खराब हो चुकी थी। अब इन पे तरह तरह के प्रतिबंध थे। बिना पुरुषों की इजाजत के घर से बाहर नहीं जा सकती थी, और बचपन में वह पिता के नियंत्रण में, फिर भाइयों के नियंत्रण में, फिर अपने पति के नियंत्रण में, जीवन भर किसी न किसी के नियंत्रणाधीन उन्हें रहना पड़ता। उन्हें किसी भी तरह के राजनीतिक अधिकार थे नहीं। अब धार्मिक अधिकार भी छीनते जा रहे थे। उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार रहा नहीं। महिलाओं की दशा और शूद्रों की दशा लगभग एक जैसी हो चुकी थी। तो इन परिस्थितियों में महिलाएं भी क्षुब्ध थी इस तरह के सामाजिक व्यवस्था से। तो अब हम देख सकते हैं कि एक तरफ तो शूद्र क्षुब्ध हैं ही, महिलाएं क्षुब्ध हैं, दूसरी तरफ जातियों में आई हुई कठोरता की वजह से नई नई जातियां पैदा हो रही हैं, नगरीकरण बढ़ रहा है, कृषि में अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है, व्यापार और वाणिज्य की अच्छी स्थिति की वजह से वणिक वर्ग की ताकत बढ़ रही है, और वह एक नया मध्यम वर्ग के तौर पर उभर रहा है, जिसकी आर्थिक समृद्धि तो है, लेकिन वह सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल नहीं है जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों को हासिल है। ऐसे भी क्षत्रिय थे जो पतित या व्रत्य समझे जाते थे, क्योंकि उन लोगों ने वैदिक धर्म को सीधे सीधे चैलेंज किया था
इसलिए उन्हें भी अब सामाजिक अपमान को झेलना पड़ता था, जिसकी वजह से वो नए मतों की तलाश में या नई जगहों की तलाश में हमेशा रहा करते थे। एक बात पर और गौर किया जा सकता है कि उत्तरी भारत के मैदानी उपजाऊ और जलवायु से अनुकूल भागों में बड़े बड़े राजतंत्रों का निर्माण होना संभव हुआ, और वहीं पर कुछ पहाड़ी भाग जो थे, जो अपेक्षाकृत दुर्गम माने जाते थे, वहां पर जनतंत्रीय प्रणाली का विकास हुआ। लेकिन इसका एक अपवाद पंजाब के मैदान हो सकते हैं, जहां राजतंत्र और जनतंत्र दोनों तरह के सिस्टमों का विकास हुआ था। अब हम लोग समझ चुके हैं कि आखिर किस तरह के हालात थे जिसकी वजह से भारत में एक तरह का बौद्धिक आंदोलन चल पड़ा, जिसमें बहुत सारे नास्तिक दर्शनों और उनके आचार्यों के द्वारा भारत के गांव-गांव में घूम करके और अपने मतों का प्रचार किया जाता था। साथ ही साथ दार्शनिक मतों को मानने वाले, अपनाने वाले लोग लगातार बढ़ रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में इस तरह के मत को सपोर्ट करने वाले बढ़े, क्योंकि उन्हें यहाँ से संबल मिलता था। वैश्यों में कई की संख्या ऐसी थी जो अपने लिए वैदिक धर्म में अब बढ़िया जगह नहीं देख रहे थे। उनको ब्राह्मणों और क्षत्रियों जैसी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं हासिल हो रही थी, जिसकी वजह से नए मत को प्रचलित देखते ही उस मत की तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक था। नास्तिक दार्शनिक मतों के लिए तो भारत में जमीन तैयार ही थी, लेकिन इन मतों के बदौलत सामाजिक और धार्मिक स्थिति भी भारत में बदला, इसमें कोई दो राय नहीं है। कम से कम 6 बड़े दार्शनिक मत भारत में उस समय तक प्रचलित थे। बौद्ध साहित्यों में तो ऐसे दार्शनिक मतों या आचार्यों की संख्या 62 बताई गई है। एक हैं पूरन कश्यप, जो अक्रियावाद के प्रचारक थे, यानी अकर्म के प्रचारक कह सकते हैं कि अच्छे और बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता है। मक्खली गोसाल या आजीवक या जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर के शिष्य थे, लेकिन बाद में उनसे मतभेद होने के बाद यह एक नए तरह के धार्मिक कह सकते हैं कि संप्रदाय या मत था, वह आजीवक मत था। इस मत के अनुसार नियतिवाद, यानी सब कुछ नियति ही तय करती है, यानी सब कुछ भाग्य तय करता है, कर्म कुछ नहीं होता है, भाग्य जो होते हैं वो पूर्व निर्धारित होते हैं। ये उनकी शिक्षाओं में शामिल था। अजीत केस कंबलिन, इन्हें उच्छेदवादी कहा जाता है। इनका मानना था कि मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। अकुतकच्चायन, यह नित्यवादी थे। इनका मानना था कि 7 तत्व नित्य हैं। 7 तत्व कौन कौन से हैं भाई? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख, दुख और आत्मा, ये 7 नित्य हैं। संजय बिलटपुत, ये संदेहवादी हैं। इन्होंने न तो किसी मत को स्वीकार किया, न ही किसी मत का खंडन किया। निगंठनाथ पुत्र महावीर का ही एक नाम है, यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इस तरह से यह 6 नास्तिक प्रतिपादक थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का प्रभाव तो इतना ज्यादा था, जैन धर्म का आंदोलन फिर से जीवित हो पड़ा, जो कि पहले से चला आ रहा था। जैन धर्म के अनुसार इनके प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभनाथ थे। महावीर से पहले के तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो कि एक ऐतिहासिक व्यक्ति सिद्ध हो चुके हैं। अब हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिहाज से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन नास्तिक मतों और उनके आचार्यों के नाम पूछे जाते रहे हैं। कभी मैच करने के लिए दे दिया जाता है, तो सीधे ही सवाल पूछ लिए जाते हैं कि फलाने मत के प्रतिपादक कौन थे, या फलाने मत का क्या मानना था। इस तरह से प्रश्न बनते ही रहते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि जैन और बौद्ध धर्म के प्रचलित होने के जस्ट पहले भारत में कौन सी ऐसी परिस्थितियां थीं जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे विशाल धार्मिक आंदोलन जन्म लिए और यहाँ पर पल्लवित पुष्पित हुए।
इसके क्या कारक थे। एक मामले में बौद्ध धर्म जैन धर्म से काफी आगे जा चुका था। बौद्ध धर्म की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति बुद्ध की मृत्यु के बाद बहुत ज्यादा मिली और बौद्ध धर्म कई देशों में फैला। तो आखिर कौन सी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से इतने बड़े आंदोलन का जन्म हुआ। तो इस वीडियो को देख करके आप लोग उन परिस्थितियों को समझ सकते हैं कि किस तरह से नास्तिक मतों के लिए भारत में जमीन तैयार हुआ और एक आगे चल करके एक बड़े सामाजिक धार्मिक आंदोलनों को वह जन्म देने में सफल रहा। थैंक यू।